Welcome to class 10, the chapter number 3, the recognition and the struggle of India. Okay, in this chapter, in our last class, we discussed about the Anglo-Maratha wars, and we also discussed that how the Britishers control over the Maharashtra and the Maratha region of India, and also eliminate the power of the Maratha Peshwa, as like the Scindias and the Holkars and Peshwas. तो इस तरह से हमने स्टडी जो चैप्टर 3 है स्टूडेंट्स, we started from the traders and when the after the battle of the Buxar, the Britishers started the political control over the India, and they started first to eliminate the power of the Marathas, and after that they eliminate the power of the Mysore. Students, in our this class we are going to discuss about the Anglo-Mysore war, which in this war you will watch that how the Britishers eliminate the second most powerful rulers of the Mysore, because it was the second danger for the Britishers. So let us watch on the Anglo-Mysore war and how the Britishers eliminate the power of the Britishers Mysore. Okay, स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास के अंदर एंग्लो-मैसूर वॉर डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे कि किस तरह से, जिस तरह से इन्होंने मराठास के पावर को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया। आपने देखा कि मराठा वॉर के लास्ट में जो महाराष्ट्र का पेशवा होता था, मराठा जो पेशवा होता था, उसको किस तरह से बिल्कुल उनकी जो पोस्ट थी पेशवा की वो खत्म कर दी गई और उसे दूसरी जगह भेज दिया गया। ठीक है ना। आज की क्लास में भी हम कुछ एक ऐसी ही किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, मैसूर किंगडम के बारे में, जो अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ा एक खतरा था। चाह रहे थे ब्रिटिशर्स कि किस तरह से मैसूर के पावर को खत्म किया जाए। तो यहाँ पर बच्चों बात ऐसी है कि मैसूर जो है, ठीक है, हम लोग हैदराबाद के आसपास की बात कर रहे हैं बच्चों। हैदराबाद के आसपास का रीजन उस समय मैसूर रीजन के नाम से जाना जाता था। यहाँ का जो रूलर था उसका नाम था नंदराज। नंदराज was the ruler of the Mysore, but later the Hyder Ali eliminated him and became the ruler of the Mysore. तो इस तरह से हैदर अली जो है 1761 में मैसूर का रूलर बन गया। उसने मैसूर पर कंट्रोल कर लिया अपना पूरी तरीके से, और यही धीरे धीरे उसने हैदराबाद वाले रीजन में अपना पावर जो है एक्सटेंड करना शुरू किया, एंड दैट बिकम द हेडेक फॉर द ब्रिटिशर्स। तो इस तरह से एक सिरदर्द बन गया था ये हैदर अली का, जो पावर मैसूर रीजन में बढ़ता जा रहा था। इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रिटिशर्स टू एलिमिनेट द पावर ऑफ द हैदर अली, सो दे वर waiting for a chance that how they can eliminate the power. Okay, तो हम यहाँ देखेंगे बच्चों के किस तरह से एंग्लो मैसूर वॉर में टोटल 4 वॉर हुए थे, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया मैसूर पर। ठीक है, तो देखते हैं आप, देखिए 1761 AD द हैदर अली, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। नाम मैसूर का रूलर था हैदर अली, become the ruler of the Mysore, and in 1767 Hyder Ali invaded the region under the British influence. अब जो कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच में जो एनिमिटी थी, दुश्मनी थी, वो किस बात को लेकर थी कि रूलर बनने के बाद में 1767 के अंदर हैदर अली ने ब्रिटिश कंट्रोल के जितने भी रीजन थे या ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में जो एरिया थे, उन एरियाज पर अटैक किया और उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इस तरह से ये एनिमिटी का कारण बना दोनों ही ग्रुप के बीच के अंदर। ठीक है, एंड ब्रिटिशर्स वर डिफीटेड बाय द हैदर अली एंड साइन अ ट्रीटी ऑफ मद्रास ऑन द 4th अप्रैल 1761। और इस तरह से ब्रिटिशर्स जो है इस वॉर के अंदर हैदर अली से बहुत ही बैडली डिफीट हुए, उन्होंने ये बैटल लॉस कर दिया, और जिसके बदले में ब्रिटिशर्स साइन द ट्रीटी ऑफ मद्रास। बच्चों इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, आगे हम लोग एंग्लो सिख वॉर पढ़ेंगे। यहाँ से आपको ट्रीटी को लेकर क्वेश्चन कई बार बनते हैं, तो यहाँ थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ब्रिटिशर हैड टू साइन अ ट्रीटी नेम
the Treaty of Mysore on 4th April 1769. The provision of this treaty was that both the parties returned the reason of each other. तो इस ट्रीटी में ये डिसाइड किया गया कि जो रीजन हैदर अली ने ब्रिटिशर्स से ले लिए थे वो उसको वापस देगा, और ब्रिटिशर्स ने पहले जो मैसूर के रीजन ले लिए थे, जो जीत लिए थे, वो उसको लौटा दिए जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि दोनों ने ही अपने जीते हुए रीजन जो है वापस एक दूसरे को लौटा दिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया इस फर्स्ट एंग्लो वॉर का एंड। तो ये तो था आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अब हम देखते हैं बच्चों आगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 के अंदर साइन हो रही है। ब्रिटिशर्स को अपने रीजन वापस देने पड़ रहे हैं, हैदर अली भी अपने जो जीते हुए रीजन है वो आपस में दे रहा है। यहाँ पर ये ट्रीटी ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही ह्यूमिलेटिंग और इंसल्टिंग ट्रीटी थी, और ब्रिटिशर्स जो है वो चाह रहे थे कि किस तरह से इसका एवेंज लिया जाए, बदला लिया जाए हैदर अली से, और किस तरह से वापस वो जो रीजन है जो हैदर अली को लौटा दिए गए हैं उसको कैसे पाया जाए। इसीलिए ये रीजन बना सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, द रीजन ऑफ द सेकेंड एंग्लो मैसूर वाज द ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ मद्रास। मद्रास में जो समझौता हुआ था जिसके कारण ब्रिटिशर्स को अपने रीजन मैसूर के जो थे हैदर अली को वापस लौटाने पड़े थे, ये उनके लिए बहुत ही इंसल्ट की बात थी, और इसी इंसल्ट का बदला लेने के लिए सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हुआ। तो यहाँ देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम। ब्रिटिशर्स वांटेड टू टेक एवेंज फ्रॉम द हैदर अली। हैदर अली जॉइंड हैंड विद द मराठास एंड द निजाम्स। यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली में हुआ ये था 1769 में मद्रास की ट्रीटी के बाद में ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि हैदर अली को खत्म करने के लिए हमें जो मराठास और जो हैदराबाद के निजाम थे उनको अपने फेवर में कर लें, लेकिन ब्रिटिशर्स की ये जो तकनीक थी ये काम नहीं आई, और हैदर अली ब्रिटिशर्स से पहले ही इन लोगों के पास पहुंच गया, और हैदर अली ने मराठास और निजाम को अपने फेवर में कर लिया। हालांकि ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि कैसे भी करके मराठास और निजाम को मैं अपने फेवर में कर लूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसीलिए जब हैदर अली को ये पता चला कि ब्रिटिशर्स जो है वो मराठा और निजाम को, जो हैदराबाद के रूलर होते थे बच्चों उनको निजाम कहते थे, इनको ब्रिटिशर्स अपने फेवर में मिलाना चाहते थे ताकि एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार हो जाए और फिर हैदर अली पर अटैक किया जा सके। लेकिन हैदर अली ने ब्रिटिशर्स की इस प्लानिंग को पूरी तरीके से कह सकते हैं कि खत्म कर दिया, और मराठा और निजाम को अपने फेवर में कर लिया। तो इस तरह से आप सोच लीजिए कि यहाँ पर तो मैसूर की पावर हैदर अली जिसका लीडर था, दूसरी साइड से मराठा और तीसरी साइड से निजाम, इन तीनों ने आपस में एक गुटबंदी कर ली, एक ग्रुप बना लिया, और इन्होंने अटैक किया ऑन द ब्रिटिशर्स। ठीक है, एंड बैटल स्टार्टेड ऑन द जुलाई 1780, और इस तरह से ब्रिटिशर्स वर्सेस हैदर अली, मराठास एंड निजाम, तो इस तरह से ये बैटल हुआ, एक वॉर हुआ 1780 के अंदर, एंड हैदर अली वाज सक्सेसफुल। हैदर अली इस वॉर में भी जीत गया, बट ही डाइड ऑन द 7 दिसंबर 1782। लेकिन 1782 में हैदर अली की हो जाती है डेथ। लेकिन हैदर अली की डेथ के बाद में इसका एक सन था जिसका नाम था द ग्रेट टीपू सुल्तान। आप लोगों ने बच्चों कई बार इस पर्सनैलिटी का नाम सुना है, ये हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, जो हैदर अली की डेथ के बाद में मैसूर का रूलर बना, और इसने भी अपने फादर की तरह ब्रिटिशर्स के साथ में अपने स्ट्रगल को 1 ईयर तक कंटिन्यू रखा। लेकिन बाद में ये इस कंटिन्यू वॉर से बहुत परेशान हो चुका था और चाह रहा था कि जैसे तैसे ये वॉर खत्म हो जाए। इसीलिए टीपू सुल्तान ने 1 साल बाद जो है ब्रिटिशर्स के साथ में एक ट्रीटी साइन कर ली। तो देखते हैं बच्चों क्या रहा टीपू सुल्तान का। तो 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की हो जाती है डेथ, एंड हिज सन टीपू सुल्तान बिकम द नेक्स्ट रूलर। बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा कि एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन बनता है दैट द नेम हु वाज द सन ऑफ द हैदर अली, और ये भी पूछ सकते हैं हु बिकम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ द हैदर अली। हैदर अली की डेथ के बाद में रूलर कौन बना? टीपू सुल्तान बने। ठीक है,
जाती है। ठीक है, ये टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में एक ट्रीटी हुई, संधि मतलब समझौता हुआ, जो मैंगलोर ट्रीटी के नाम से जाना गया 1784 के अंदर। इसमें 2 प्रोविजन किए गए थे। 2 प्रोविजन वर इंक्लूडेड इन द ट्रीटी दैट दे रिटर्न ईच अदर्स रीजन। सबसे पहली शर्त रखी गई कि अंग्रेज या ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान आपस में एक दूसरे के रीजन जो इन्होंने एक दूसरे से छीने थे वापस लौटा देंगे। और सेकेंडली द ब्रिटिश प्रॉमिस नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल इश्यूज ऑफ द मैसूर। और साथ में ब्रिटिशर्स ने ये भी प्रॉमिस किया कि कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर मैसूर के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब मैसूर के जितने भी मामले हैं उसमें अंग्रेज दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो बच्चों इस तरह से देखिए आप एंग्लो मैसूर वॉर फर्स्ट हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ, जिसमें हैदर अली जो है वो विक्टोरियस रहे। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर भी हैदर अली जो है वो विक्टोरियस रहे, लेकिन बाद में इनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद में इनका बेटा टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का रूलर बना। और साथ में ही बाद में इस वॉर से परेशान होकर इसने एक ट्रीटी साइन की, मैंगलोर ट्रीटी, जिसमें 2 प्रॉमिस किए। पहला ये कि ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान आपस में एक दूसरे से छीने हुए रीजन एक दूसरे को लौटा देंगे। और सेकेंडली मैसूर के किसी भी इंटरनल अफेयर में कोई भी ब्रिटिशर्स इंटरफेयर नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये थे फर्स्ट और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब बच्चों हम चल रहे हैं आगे कि इस ट्रीटी के बाद और क्या क्या चेंजेस आए। तो देखिए आप, टीपू वांटेड टू बाय द डच फोर्ट। हम लोग बच्चों यहाँ पर बात कर रहे हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो था उसका रीजन क्या था? तो देयर वर 2 रीजन ऑफ द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के बीच में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। उसके कारण क्या थे? दैट टीपू वांटेड टू बाय डच forts Kowloon and Arcot in the Kochi to defend the Malabar। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि टीपू सुल्तान जो है अपने किंगडम को सिक्योर करने के लिए, ब्रिटिशर्स से बचाए रखने के लिए, या ये कह सकते हैं कि मैसूर के बॉर्डर को एनिमी के अटैक से बचाए रखने के लिए इन्होंने ये सोचा कि कौनौर और अर्कोट के जो फोर्ट थे, जो किले थे, उनको खरीद लिया जाए। उस समय कौनौर और अर्कोट के जो फोर्ट थे वो डच के पास थे। जो डच थे ये भी जो है यूरोपियन ट्रेडर्स थे, इंडिया है, इन्होंने भी इंडिया के कई सारे रीजन्स पर अपना कह सकते हैं कि कंट्रोल कर रखा था। तो ये टीपू सुल्तान जो है ये कौनौर और अर्कोट को खरीदना चाहते थे ताकि मालाबार कोस्ट को डिफेंड कर सके, बचाए रख सके। ठीक है, और these were the reason of this war। और यही कारण था वॉर का, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर आल्सो वांटेड टू कंट्रोल ओवर द कौनौर एंड द अर्कोट फोर्ट। अंग्रेज भी चाह रहे थे कि कौनौर और अर्कोट का जो फोर्ट है वो अंग्रेजों के पास आ जाए। यहाँ पर टीपू सुल्तान भी यही चाह रहे हैं कि ये दोनों फोर्ट जो है वो मेरे कंट्रोल में आ जाए। तो बच्चों हम लोग आगे वैसे भी पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी ग्रेट रूलर या कोई भी 2 इंसान जब एक ही सिमिलर एम्बिशन रखते हैं, किसी एक ही चीज को पाने के लिए दौड़ते हैं, तो उनके बीच में वॉर बैटल जरूर होता है। यहाँ पर यही कारण बना। तो आगे देखें, अप्रैल 1790 टीपू अटैक त्रावणकोर, और यहीं पर 1719 के अंदर टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर अटैक कर दिया। लेकिन त्रावणकोर का जो रूलर था ही वाज फेवर्ड ब्रिटिशर्स। वो ब्रिटिशर्स के फेवर में था और वो चाह रहा था कि कौनौर और अर्कोट के जो फोर्ट है वो ब्रिटिशर्स को मिल जाए। तो इस तरह से यहाँ पर टीपू सुल्तान के साथ में धोखेबाजी की गई। ठीक है, बट कॉर्नवालिस इन्वेंटेड मैसूर विद द ह्यूज आर्मी। देखिए याद रखिएगा, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये अपनी बहुत ही आर्मी के साथ, बहुत ही बड़ी आर्मी के साथ मैसूर पहुंचा और इसने मैसूर पर कंट्रोल कर लिया। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आप लोग कॉर्नवालिस का नाम ध्यान रखिएगा। कौन थे कॉर्नवालिस? ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, मतलब ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से अपॉइंट होने वाला गवर्नर जो कंपनी को कंट्रोल करता था। ठीक है, तो
के बीच में होती है, ये कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में साइन हुई। इसमें 3 प्रोविजंस किए गए, 3 शर्तें रखी गई। पहली देखें आप, हाफ ऑफ मैसूर वेंट इन द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स, मैसूर का आधा हिस्सा ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया, ठीक है। सेकंड थिंग, द ब्रिटिशर्स वर पेड 3 करोड़ एज वॉर डैमेज, और टीपू सुल्तान ने वॉर डैमेज के नाम पर 3 करोड़ रुपीस जो है वो ब्रिटिशर्स को दिए, पे किए। वॉर डैमेज का मतलब युद्ध में या बैटल में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान को देने पड़े। एंड टीपू वाज फोर्स्ड टू हैंड ओवर हिज 2 sons and prisoners under the Britishers। और सबसे ह्यूमिलेटिंग बात, सबसे तकलीफ देने वाली बात ये थी कि टीपू सुल्तान को अपने दोनों बेटों को ब्रिटिशर्स को सौंपना पड़ा, जहां पर इन दोनों ही बच्चों को, इसके दोनों बेटों को बंदी बनाकर रखा गया। तो आप देख लीजिए। और बच्चों ये ध्यान रखना कि जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर का जो टॉपिक है उसमें से, ठीक है। आगे चलते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। इसमें देखेंगे 1789 में द लॉर्ड वेलेस्ली बिकम द गवर्नर ऑफ EIC। अब देखिए बच्चों 1792 में तो कॉर्नवालिस आ गए थे, और यहाँ पर बाद में लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नए गवर्नर बनकर इंडिया आए। और आपको बता दें और याद रखिएगा बच्चों, जब हमने एंग्लो मराठा वॉर पढ़ा था तब भी हमने इस कॉर्नवालिस का नाम पढ़ा है। बहुत ही इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी वाला बंदा था, बहुत ही ज्यादा बिलीव करता था साम्राज्य बढ़ाने में, अपने किंगडम को एक्सटेंड करने के लिए कुछ भी कर सकता था। और जब ये कॉर्नवालिस EIC की ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर बनकर इंडिया आए तब इसने डिसाइड किया कि कैसे भी करके टीपू सुल्तान के पावर को एलिमिनेट कर दिया जाए। हमेशा के लिए टीपू सुल्तान का जो मैसूर के ऊपर जो इसका कंट्रोल है उसको हमेशा के लिए डेमोलिश कर दिया जाए। और इसीलिए इसने जो है कई एक नई पॉलिसी यहाँ पर टीपू सुल्तान के सामने रखी। तो देखते हैं बच्चों आगे। He decided to eliminate the Tipu Sultan forever. He used the policy of the subsidiary alliance। ये नाम जो है आपने क्लास 8 में 9th में 1857 के रिवॉल्ट जब बच्चों आपने पढ़ा था तब आप बहुत अच्छे से ये वर्ड पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कॉर्नवालिस जो है, सॉरी जो वेलेस्ली है उसने एक पॉलिसी बनाई जिसको सबसिडियरी एलियंस कहा गया। और ये पॉलिसी इसने सुल्तान टीपू सुल्तान के सामने रखी थी कि सुल्तान जो है इसको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन टीपू सुल्तान ने इस एलियंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब इसका कारण सुनिए और ये भी सुनिए कि ये सबसिडियरी एलियंस था क्या। सबसिडियरी एलियंस का हिंदी में मीनिंग होता है सहायक संधि। सहायक का मतलब क्या हुआ, सहायता करना, और सहायता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजों से हाथ मिलाना पड़ेगा। अब इसके प्रोविजन ये थे बच्चों कि जो भी देसी रियासत या रियासतों के राजा सबसिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करेंगे या इस संधि को साइन करेंगे, जो भी इसको एक्सेप्ट करेंगे, इस पे साइन करेंगे, उन्हें अपने पास ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ेगी। मतलब ब्रिटिश EIC के कुछ आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो उनके पास रहेंगे। मतलब जब भी रियासतों को वॉर के अंदर सेना की जरूरत होगी तो अंग्रेज मदद करेंगे, और साथ में ही जो रियासत का राजा है उसके कोर्ट के अंदर हमेशा एक ब्रिटिश एजेंट कोर्ट में मौजूद रहेगा, लेकिन वो कोर्ट के मामले में या रियासत के राजा के दरबार में कोई भी मामला उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। वापस बता रही हूँ बच्चों, सबसिडियरी एलियंस एक ऐसा समझौता था जिसको सहायक संधि कहा गया। देसी रियासतों के राजाओं को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने ये एलियंस बनाया था। 2 प्रोविजन किए थे बच्चों इसके अंदर। एक तो जो भी इस रियासत का राजा इसे साइन करेगा, ब्रिटिश आर्मी जरूरत पड़ने पर अपनी सेना की मदद उस रियासत के राजा को जरूर देगी, और उस सेना का खर्चा वो रियासत का राजा उठाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, ब्रिटिश एजेंट हमेशा रियासत के किंग के कोर्ट में मौजूद रहेगा हमेशा, लेकिन वो कभी भी
ब्रिटिश आर्मी ने जो भी EIC ने जो भी आर्मी इन रियासतों के पास भेजी, उसका सारा खर्चे का जो बोझ था वो रियासत के ऊपर आ गया, तो ये पैसे का नुकसान हुआ। दूसरा, जो एजेंट इनकी रियासत के अंदर रहता था वो धीरे धीरे बाद में इनके इंटरनल मामलों में भी इंटरफेयर करने लग गया, तो इस तरह से इनडायरेक्टली इन ब्रिटिशर्स का इंटरफेयर होने लगा था इन रियासतों के अंदर। ठीक है, तो टीपू सुल्तान ने इस सब्सिडरी अलायंस को मानने से इनकार कर दिया एंड अप्रैल 1799 Wellesley started campaign against the टीपू सुल्तान, और इस तरह से अप्रैल 1799 में वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में एक कैंपेन शुरू किया, एक बैटल हुआ, है ना। एंड 4 मई 1799 द श्रीरंगपट्टनम वाज occupied and the Mysore lost its freedom। 4 मई 1799 तक लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनी पावर के बलबूते पर श्रीरंगपट्टनम को कंट्रोल कर दिया, और इस तरह से मैसूर की फ्रीडम हमेशा के लिए खत्म हो गई और टीपू सुल्तान जो है वो शहीद हो गए, गॉड मैर्टरडम। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि बच्चों, इंडिया के ऊपर ये सेकंड सबसे बड़ी रियासत मानी जाती थी, ठीक है, और जिसके ऊपर बाद में इन ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने एक कह सकते हैं कि ऐसी पॉलिसीज का इन्होंने सहारा लिया, आपस में लोगों को लड़ाकर इन्होंने फायदा उठाया। तो आज जो है, अभी तक हमने एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें हमने 4 पार्ट पढ़े, मैसूर वॉर फर्स्ट, एंग्लो मैसूर वॉर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से मराठास के बाद में मैसूर के ऊपर भी अपना कंट्रोल कर लिया, और इंडिया का एक और पार्ट जो है उसके ऊपर ब्रिटिशर्स का पॉलिटिकल कंट्रोल हो गया। मैं वापस आपको एक बात रिमाइंड कराना चाहूंगी बच्चों की, आप याद रखिएगा कि ये ट्रेडर्स थे, बिजनेस पर्सन थे, कंपनी थी जो इंडिया सिर्फ ट्रेड करने के लिए आई थी, सिर्फ इनका कोई लेना देना नहीं था इंडिया से, इनका एक ही मकसद था प्रॉफिट कमाना। लेकिन जब ये इंडिया आए तो यहाँ इन्होंने देखा कि सारे राजा आपस में लड़ रहे हैं, सारे किंगडम आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपने किंगडम के बॉर्डर को जो है एक्सटेंड करने में लगा हुआ, और इसी का फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। उन्हें ये पता चल गया था कि जब आपस में ये सब लड़ रहे हैं तो क्यों ना हम उसका फायदा उठाएं, और ये जो ट्रेडिंग करने के लिए आई हुई कंपनी थी, ये बन गई इंडिया के ऊपर गवर्न करने वाली एक पॉलिटिकल पावर। तो आप सोच लीजिए बच्चों कि किस तरह से एक विदेशी जो सिर्फ बिजनेस करने आए और हमारे देश के मालिक बन बैठे, सबको गुलाम कर दिया, पूरी तरह से इंडिया को एक्सप्लॉइट किया इन लोगों ने। आगे बच्चों हम लोग एंग्लो सिख वॉर वाला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने सिख पावर को भी पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आज हमने एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ा, 4 पोर्शन में हमने इसे कंप्लीट किया। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे एंग्लो सिख वॉर के बारे में, जानेंगे किस तरह से ब्रिटिशर्स ने सिखों के जो पावर को तो पूरी तरह से खत्म कर दिया, और इस तरह से पंजाब वाला जो रीजन है, जो सिंध वाला रीजन है, उसको अपने कंट्रोल में लिया। आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।